Let us start the class. We have already done the powers and functions of the president yesterday. Today we will continue with the vice president of India. Let us study वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों पर्सन्स हैं। हमने प्रेसिडेंट के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। अब देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर 5 years by the members of parliament. Same is the procedure of election of the vice president, but in the election procedure of the vice president, the members of state legislative assemblies do not participate. सिर्फ लोकसभा मेंबर्स और राज्यसभा मेंबर्स ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। he or she is elected for a period of 5 years, यानी नॉर्मल टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो 5 years। 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं और पार्लियामेंट के मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं। देन ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हम राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, जबकि लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो अलग होते हैं। ही इज ऑलवेज फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी। तो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ही और शी परफॉर्म्स द सेम फंक्शंस एज द लोकसभा स्पीकर डज इन द लोकसभा। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो लोकसभा स्पीकर की तरह ही, जैसे लोकसभा स्पीकर लोकसभा में काम करते हैं, वैसे ही राज्यसभा में कौन काम करता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? बिकॉज ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। he is not a member of Rajya Sabha and do not participate in voting in the house। जब भी राज्यसभा में वोटिंग होती है किसी भी बिल के लिए, उसमें वाइस प्रेसिडेंट जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। लेकिन बट इन सम केसेस देयर इफ देयर इज टाई, देन ही कैन कास्ट हिज कास्टिंग वोट। अगर कभी भी किसी भी बिल के लिए जब वोटिंग हो रही है और टाई की सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना कास्टिंग वोट डाल सकते हैं फॉर पर्टिकुलर अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ द बिल, राइट? व्हेन पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके अलावा जो फंक्शंस हैं देखिए वाइस प्रेसिडेंट के, जब भी व्हेन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेकेंट, वेकेंट होती है जब भी बिकॉज ऑफ डेथ, इम्पीचमेंट और रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, देन द वाइस प्रेसिडेंट वर्क्स एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट with all privileges due to the president। जब भी प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो वेकेंट होती है, तब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट का काम करते हैं और उनको वो सभी प्रिविलेजेस मिलती हैं, सभी फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए होती हैं, राइट? दैट मीन्स he works as the officiating president if the seat of the president falls vacant, and he is entitled to the privileges given to the president of India। But अब प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ही कैन वर्क एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर 6 months। 6 महीने में ही फ्रेश इलेक्शंस हो जाने चाहिए, ऐसा ट्रेडिशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि विद इन 6 months द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी हेल्ड, राइट? तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। एक बार दोबारा से रिव्यू करते हैं। Elected for 5 years by the members of parliament, that means the members of Lok Sabha and Rajya Sabha elect the vice president of India। He or she is the ex officio chairman of Rajya Sabha and perform the same function as the Lok Sabha speaker in Lok Sabha does, not a member of Rajya Sabha, so he do not participate in the uh, voting in the Rajya Sabha, but in case of tie, he can cast his vote। When post of the president falls vacant, the vice president of India works as the officiating president, and he is given all the privileges and facilities due to the president of India, but the election must be held for the post of president of India within 6 months। Is that clear to everyone? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्लियर है बेटा? Yes or no? चैट बॉक्स में लिख दीजिए जरा। Next is
the Council of Ministers. At union level. यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स should be there in the parliament headed by the प्राइम मिनिस्टर. यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनके जो हेड होते हैं वो होते हैं पीएम. मोस्टली द पीएम इज फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी. दैट मींस द हेड ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट. और इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए इंडिया में जिसके हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, ये कहाँ लिखा है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमेशा हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जरूर होने चाहिए. उसके बाद आता है बेटा comprises, the council of minister comprises of, कौन कौन होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? देखिए, द पीएम, द कैबिनेट मिनिस्टर्स, and the ministers of state. यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो जिनके पास मिनिस्ट्रीज हैं वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल है. वो लोग, वो जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास वेरियस मिनिस्ट्रीज होती हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही शामिल होते हैं. मोस्टली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर a group of people from the majority party. majority party मतलब जो इलेक्शंस में जिस भी पार्टी ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मेजोरिटी वोट्स लिए हैं, जीते हैं, वही उनमें से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुना जाता है. और कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स जो है, राज्य मंत्री जो है, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही शामिल होते हैं. नेक्स्ट इज, अब कंपोजिशन क्या है देखते हैं. कंपोजिशन, सबसे पहले the prime minister is elected by the president. सबसे पहले जो बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले उसमें कौन इलेक्ट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट किए जाते हैं. वो किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा. उसके बाद अदर मिनिस्टर्स are appointed by the president on advice of the प्राइम मिनिस्टर. अब जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके बाद अदर मिनिस्टर जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ही, लेकिन किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर. पहले मतलब पीएम हुए सिलेक्ट, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से और मिनिस्टर सिलेक्ट हुए जो कि किसकी एडवाइस पर इलेक्ट किए जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर इलेक्ट किए जाते हैं. उसके बाद आता है बेटा, देखिए, अब सारे मिनिस्टर्स जब इलेक्ट हो गए प्रेसिडेंट के द्वारा, कोई फिक्स्ड क्वालिफिकेशन नहीं होती.
no fixed qualification is there for Council of Ministers, C of M मैं लिख रही हूँ Council of Ministers short form में बेटा. No fixed qualification is there for Council of Ministers except he or she must be a member of either house. आइदर हाउस का मतलब है या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का एक मेंबर होना चाहिए, तभी वो मिनिस्टर बन सकता है. कोई फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए. सिर्फ एक ही मेन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है. वो क्या है कि दोनों हाउसेज में से एक हाउस का जरूर वो मेंबर होना चाहिए. ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर द लोकसभा और द राज्यसभा. राइट, क्लियर है इतना बेटा? Council of Ministers, there should be a Council of Ministers in the Parliament. It is written in the Constitution. The Council of Ministers is headed by the Prime Minister of India. The Council of Ministers comprises of the Prime Minister, the Cabinet Ministers, and the Ministers of State. And the composition is starts from the election of the President by the election of the Prime Minister by the President of India. Other members are also elected by the President on the advice of the Prime Minister, and there is no fixed qualification to become a minister except that the minister should be a member of either house of the Parliament. Is that clear to everyone? बोलिए बेटा. चलिए आगे पढ़ते हैं. अब देखिए, एक जो पॉइंट है कि किसी भी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं कोई मिनिस्टर, और फिर भी उनको मिनिस्ट्री दे दी जाती है. एग्जाम्पल भी बताते हैं. इफ पहले ये केस देखिए. इफ अ नॉन मिनिस्टर बिकम्स अ मिनिस्टर, then he or she must secure a seat in either house within 6 months, unless he or she is removed from the minister post. राइट, देखिए, अगर कोई नॉन मेंबर यानी ना लोकसभा का मेंबर हो और ना ही राज्यसभा का मेंबर एक मिनिस्टर बन जाता है, तो क्या होता है, उनको 6 महीने तक ही वो मिनिस्ट्री संभाल सकते हैं, और इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर उनको अपना कॉन्फिडेंस वोट हासिल करना होता है, यानी कि विश्वास मत हासिल करना होता है. पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, जो अगर मेजोरिटी वोट्स जो हैं इसको मिल जाते हैं, जितने की रिक्वायर्ड वोट्स हैं, रिक्वायर्ड मेजोरिटी वोट्स, तो वो मिनिस्टर के पद पर बने रहते हैं. नहीं तो उनसे वो मिनिस्ट्री जो है छीन ली जाती है, यानी वापस ले ली जाती है, क्योंकि उन्होंने किसी भी हाउस में अपना पोस्ट जो है सिक्योर नहीं किया. एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ. 2014 में स्मृति ईरानी जो है, उनको एजुकेशन एचआरडी मिनिस्टर जो है बनाया गया था, लेकिन वो इलेक्शंस में हार गई थी. ठीक है, इसका मतलब वो किसी भी हाउस की मेंबर नहीं बन पाई थी, लेकिन फिर भी इनको मिनिस्ट्री दे दी गई, एचआरडी मिनिस्ट्री दे दी गई. ठीक है, तो विद इन 6 मंथ्स इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस वोट हासिल कर लिया था, यानी कि मैक्सिमम मेंबर्स जो थे वो पक्ष में थे कि स्मृति ईरानी जो है वो मिनिस्टर बनी रही. राइट,
तो 2014 एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके बारे में कि अगर कोई नॉन मेंबर मिनिस्टर बन जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर अपना कॉन्फिडेंस वोट जीतना होता है. दैट मीन्स he or she should win the confidence vote within 6 months with the majority of votes. और उनको मिनिस्टर अगर ऐसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस वोट नहीं मिलता है, तो उनको मिनिस्टर पद से हटा दिया जाता है. he or she is removed from the ministerial post. right? क्लियर है बेटा? यस और नो बताइए बेटा जल्दी से. क्लियर बेटा? चल. अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको अपॉइंट करते हैं. राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट को किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में कोई प्रॉब्लम है या वो नहीं बनाना चाहते तो उनके पास कोई चॉइस है, नहीं है. द प्राइम मिनिस्टर हैज, सॉरी, द प्रेसिडेंट हैज no choice in appointing the prime minister. क्यों? Mostly the head of the majority party becomes the prime minister. आमतौर पर क्या होता है, जो मेजोरिटी पार्टी जीती है, जिनके पास मैक्सिमम वोट्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के पास, उसी के हेड जो होते हैं वही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल जो है बीजेपी मेजोरिटी पार्टी है लोकसभा में, पार्लियामेंट में, और उसके हेड जो है वो नरेंद्र मोदी हैं, तो ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. राइट? अब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होती. और ऐसे ही द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स जो कह सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर आल्सो appointed on the advice of the प्राइम मिनिस्टर. यानी प्रेसिडेंट के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट में भी कोई चॉइस नहीं होती. ही इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जो भी प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे कि मेरे मंत्रिमंडल में मेरे काउंसिल कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होने चाहिए वो ये नाम दिए जाते हैं, यही होने चाहिए, तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस माननी पड़ेगी. राइट? और आजकल ये तो क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर है? द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर in electing या in appointing the council of ministers. right? अब आजकल क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो कोई एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती. ये भी एक केस है. इफ एंड नो सिंगल पार्टी gets a clear majority, then क्या होता है? The coalition government is formed. हमने coalition government जो है वो पहले भी पढ़ी है. coalition government, when two or more political parties join to form the government after the election, then the government formed is called the coalition government. right?
अगर किसी एक सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं और उसको कोएलिशन गवर्नमेंट माना जाता है। और कोएलिशन गवर्नमेंट में जो है मिनिस्टर्स दोनों जो भी पार्टी ज्वाइन हुई है उनमें से किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजोरिटी पार्टी के जो मेंबर्स होंगे सिर्फ उन्हीं को कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी पार्टीज इस कोएलिशन में ज्वाइन होती हैं वही उनमें से किसी को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोएलिशन गवर्नमेंट। उसके बाद एक और चीज है कि ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स are equally responsible for their acts, right? This is called collective responsibility. देखिए, सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए अपने काम के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हैं। अगर एक मिनिस्टर भी कोई गलत डिसीजन लेता है देन द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन कलेक्टिवली। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। दैट मीन्स दे स्विम एंड सैंक टुगेदर। मतलब अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हैं तो वो अपना काम एक साथ करेंगे, और अगर कोई एक मिनिस्टर भी गलत करता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो भंग हो जाती है, यानी उनको रिजाइन देना पड़ता है एक साथ सभी को। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो अब अगले इलेक्शन तक वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो नहीं रहते हैं पार्टी गवर्नमेंट में, राइट? So that means the council of ministers are equally responsible for their acts and decisions. If any one minister does anything wrong, the whole council of ministers has to resign collectively, and this is called the collective responsibility of the council of ministers. Is that clear to everyone? सभी को क्लियर है बेटा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोएलिशन गवर्नमेंट? चलिए अब फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ रहे हैं बेटा। सबसे पहला, फ्रेम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द कंट्री। यानी हमारे देश के अंदर क्या काम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाएगा, और साथ ही एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या क्या पॉलिसी बनाई जाएंगी, वो भी सभी क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही काम होता है टू फ्रेम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज फॉर द कंट्री, राइट? सेकंड देखिए, runs the administration to various ministries like foreign ministry, होम मिनिस्ट्री, एचआरडी, उसके बाद डिफेंस एक्सेट्रा। देखिए, जो देश में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम किसका है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। और
किसके हेल्प से ये सब काम करते हैं? ये काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। दे रन द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वेरियस मिनिस्ट्रीज, फॉरेन, होम, एचआरडी, ये सब मिनिस्ट्रीज के नाम लिखे हैं और ये सभी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही चलाई जाती हैं। एंड दे टेक decisions at national and international level. HRD मिनिस्ट्री बेटा होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडस्ट्री, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसमें कि एजुकेशन मिनिस्ट्री आती है, राइट। ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने वाली जो मिनिस्ट्री होती है दैट इज कॉल्ड HRD मिनिस्ट्री। और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो भी सारे किसके द्वारा लिए जाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं, राइट। क्लियर टू एवरीवन functions of the council of ministers? क्लियर है बेटा? चलिए, तो टाइम शायद 5 मिनट ही रह गए हैं। अब जल्दी से हम एक बार प्राइम मिनिस्टर के पावर्स और फंक्शंस कर लेते हैं। आपको ये तो समझ आ गया कि प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड the prime minister is very important point in the government, right? तो सबसे पहले functions of देखते हैं। functions of, अगर बेटा क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, बीच में अगर रह जाएगा तो कल हम दोबारा कर लेंगे ये। फर्स्ट इज runs the administration with the help of ministers, कैबिनेट मिनिस्टर्स के हेल्प से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। एडवाइजेस द प्रेसिडेंट टू टेक important decisions regarding the country, यानी हमारे देश के बारे में जो भी important decisions हैं प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी लिए जाते हैं उनको एडवाइस करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का होता है। इसके बाद एडवाइजेस द प्रेसिडेंट टू मेक important appointments also। अब किनके? ऑडिटर जनरल, auditor general, the person who controls the finances of the country, auditor general, UPSC chairman, etc. इन सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में भी प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है। Acts as a link between the president and the council of ministers। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच के एक लिंक है प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद बेटा प्रिसाइड्स द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट as well as काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो भी कौन प्रिसाइड करता है? द प्राइम मिनिस्टर।
प्राइम मिनिस्टर ही कैबिनेट मिनिस्टर्स की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी प्रिसाइड करता है, अध्यक्षता करता है। इसके अलावा एक और है, यहाँ पर लिख देते हैं, एडवाइजेस द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोक सभा बिफोर 5 years। अगर कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से नहीं चला पा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करना कि अब हमारा जो गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी या आगे काम नहीं कर पाएगी, 5 साल से पहले अगर डिसॉल्व करनी है लोकसभा को या फिर लोकसभा की मीटिंग जो है उसको बुलाना है और सम्मन करना है या प्रोरोग करना है, डिसॉल्व करना है, डिसकंटिन्यू करना है, तो भी प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। राइट, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे गवर्नमेंट का। राइट, बाकी बेटा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, तो हमारे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। बाकी आपका टाइम हो गया है। क्लियर बेटा? Okay, good afternoon and bye bye.